नमस्कार। अभी हमने देखा अहिंसा और आहार। अहिंसा और आहार में अहिंसा की ओर पहला चरण था पशुपालन। अब हम देखते हैं खेती का आविष्कार। अहिंसा की दृष्टि से मनुष्य के भोजन में के इतिहास में खेती का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दुधारू पशुओं का पालन आरंभ हो जाने के बाद से लोगों ने को भोजन सामग्री के रूप में दूध से अच्छी सहायता मिलने लगी थी, पर उसका परिणाम बहुत सीमित था। आदमी को कुछ भोजन कुदरती तौर पर पैदा होने वाले फल, मूलकंद आदि के रूप में भी मिलता था, पर जनसंख्या बढ़ने पर मनुष्य के लिए यह सब मिलकर भी काफी नहीं होता था। अधिकतर आदमी पूर्ण रूप से या अंशतः मांसाहार पर निर्वाह करने को मजबूर थे। खेती का ज्ञान हो जाने पर आदमी तरह तरह के फल, शाक के अतिरिक्त विभिन्न अन्न पैदा करने लगा। अब उसकी भोजन सामग्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह वृद्धि स्वयं उसके अधीन थी। वह अपनी मेहनत से इसे पैदा करने में समर्थ हो गया। जिन जगहों में भूमि उपजाऊ थी और सिंचाई के लिए यथेष्ट जल सुलभ था, वहां तो पैदावार आसानी से हो जाती थी। अन्य स्थानों में भी जहां तक संभव हुआ अन्न आदि पैदा करने का प्रयत्न किया गया, उसमें भी कहीं कम और कहीं अधिक सफलता मिली। इस प्रकार मनुष्य को मांसाहार पर निर्भर रहने और पशुवध करने की व्यवस्था कम हो गई। आदमी जो भोजन करता है उसमें शरीर में अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं। भोजन के द्वारा मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जो तंत्र के संप्रेषक होते हैं। इनके द्वारा मस्तिष्क शरीर का संचालन करता है। वैज्ञानिकों ने 40 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटरों का पता लगा लिया है। ये सारे भोजन से बनते हैं। भोजन के द्वारा एमिनो एसिड आदि अनेक प्रकार के एसिड बनते हैं। यूरिक एसिड जहर है, वह भी भोजन से बनता है। हमारी प्रवृत्ति और भोजन के द्वारा अनेक विषैले तत्व शरीर में बनते हैं। अतः इस बात को जानना होगा कि किस प्रकार भोजन करने पर मानसिक समस्याएं पैदा होती है, भावनात्मक उलझनें बढ़ती हैं, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। मांसाहार के लिए तर्क। अक्सर लोग मांसाहार के लिए कुछ तर्क देते हैं। आजकल मांसाहार बहुत प्रचलित है। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं, मांसाहार के विषय में एक तर्क सामने आता है कि मांस और अंडे में प्रोटीन बहुत होता है। अधिक मात्रा में वह प्रोटीन लाभप्रद नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है, पर मांसाहारी करने वाले या अंडा खाने वाले अधिक प्रोटीन खाते हैं। वे प्रोटीन के आधार पर ही मांसाहार का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं शाकाहार में इतना प्रोटीन नहीं मिल सकता, इसलिए मांसाहार करना उचित है। प्रोटीन में भी प्राणीज प्रोटीन तो अत्यंत हानिकारक होता है। वनस्पति प्रोटीन उपयोगी होता है, पर वह भी मात्रा में लिया गया हुआ। मांसाहारी और अंडा खाने वाला व्यक्ति जितनी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होता है, उतना शाकाहारी कभी नहीं होता। आज के अनेक बीमारियों का सीधा संबंध भोजन से है। ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, अल्सर, कैंसर, किडनी की विकृति, इन बीमारियों के अन्याय कारणों में भोजन एक प्रमुख कारण है। मनुष्य के लिए मांस स्वाभाविक भोजन नहीं है। आजकल हम मनुष्य के लिए मांस जो है वो स्वाभाविक भोजन नहीं होता। आजकल हम बहुत से व्यक्तियों के मांसाहारी होने की बात सुनते हैं और अनेक आदमियों के नित्य मांस खाने की बात जानते हैं। इससे हमारी यह धारणा हो गई है कि मनुष्य के लिए मांस स्वाभाविक भोजन है, पर वास्तव में यह बात नहीं है। आदमी की शरीर की रचना पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि वो मांस खाने के लिए नहीं बना है। हमारी जो शरीर की रचना है वो स्वयं बतलाती है कि हम मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। आदमी के नख, आदमी के दांत, आदमी के जबड़े
आदमी की आंतें, अमाशय ऐसा नहीं है जैसा मांसाहारी पशुओं का होता है। मनुष्य का शरीर शाकाहारी पशुओं से मिलता है। इस प्रकार मांस खाना उसकी प्रकृति नहीं, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास और संस्कार या वातावरण में उसे इसकी आदत पड़ी है। अतः मांसाहार मनुष्य के लिए अप्राकृतिक है। मांसाहार मनुष्य के लिए अप्राकृतिक है। मांसाहार का प्रभाव, अब हम देखेंगे कि मांसाहार का प्रभाव क्या होता है। शरीर का स्वस्थ, शक्तिमान, फुर्तीला, सहनशील होना शाकाहार से ही संबंधित है। मांसाहार में क्रोध, उत्तेजना, वासना आदि की वृद्धि होती है। आदमी अशांत, चंचल, ईर्ष्यालु एवं झगड़ालू होता है। मन के इन विकारों का शरीर पर दूषित प्रभाव पड़ना स्वाभाविक और अनिवार्य सा है। अन्य और मन का संबंध, अब हम देखेंगे कि अन्य और मन का क्या संबंध होता है। आहार तीन प्रकार के होते हैं: राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। ये प्रमुखता से तीन प्रकार के आहार हैं। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं, जीवन का भोजन के साथ गहरा संबंध है। इसलिए कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न और मन का संबंध गहरा है। वर्तमान में व्यक्ति में जो भावनात्मक संतुलन है, उसका आहार भी एक मुख्य घटक है। व्यक्ति के आहार में वे पदार्थ अधिक हैं जो भावनात्मक असंतुलन पैदा करते हैं। दूसरे शब्दों में, अन्य और भावों का गहरा संबंध है। इसलिए शास्त्रों एवं आगमों में, शास्त्र और हमारे आगम ये बतलाते हैं कि भोजन में भोजन संबंधी अनेक वर्जनाएं की गई है। जैसे तामसिक भोजन ना करें, मादक द्रव्यों का सेवन ना करें, आदि आदि। योद्धाओं के लिए तामसिक आहार, मांस, मदिरा आदि की छूट थी, क्योंकि क्रूर हुए बिना दूसरों को नहीं मारा जा सकता। बहुत बड़ी बात है कि तामसिक भोजन करने वाला आदमी क्रूर होता है, वो तभी दूसरे को मार सकता है। क्रूरता के लिए तामसिक आहार की उपयोगिता थी। सात्विक आहार करने वालों के मन में करुणा जागती है, वो दूसरों को नहीं मार सकता। ये फर्क है तामसिक और सात्विक भोजन करने वालों में। आहार का और एक पहलू अनाहार है। आचार्य महाप्रज्ञ आहार के एक दूसरे पहलू पर भी विचार करते हैं। वह पहलू है अनाहार। अनाहार यानी उपवास, आहार नहीं लेना, उपवास। अनाहार या उपवास शरीर में स्थित विष द्रव्यों के निष्कासन का एक अच्छा उपाय है। यह धार्मिक दृष्टि से नहीं, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर को उद्धत करते हुए कहते हैं, रसापगामम निस्से विच्चता पाचम रसादि तित्तिकरा नराणम तित्त न कामा संभीतवंती दुमम जहां सान फलम वो पक्षी। रसों का, दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रसों का, जिसमें है दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि का उपयोग हमें अधिक नहीं करना चाहिए। ये रस शरीर में विकार पैदा करते हैं, आदमी को तृप्त बनाते हैं। जहां तृप्ति होती है वहां काम वासनाएं उभरने लगती हैं, और ये व्यक्ति को इस तरह पीड़ित करती हैं जैसे स्वादु फल वाले पेड़ को पक्षी। अतः भोजन का मापदंड स्वाद या उसमें सुंदर दिखने में नहीं है, उसका मापदंड है भावनात्मक स्वास्थ्य। यह आहार और अनाहार के संतुलन से मिल सकता है, और यह अहिंसा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि अहिंसा और वस्त्र। अहिंसा, हमारे वस्त्रों से किस प्रकार से हम अहिंसक हो सकते हैं।
प्रारंभ में व्यक्ति खेती नहीं करता था, खेती करना जानता भी नहीं था। जंगली अवस्था में वह अपने शरीर को वृक्षों की छाल वो पत्तों आदि से ढक लिया करता था। क्रमशः आदमी ने पशुपालन का प्रयोग किया और भेड़ों की ऊन संग्रह करके उसके धागे बनाए और उसके बाद में कपड़ा बुना। सन पटसन के पौधों के रेशे का कपड़ा के लिए उपयोग किया। फिर कपास की खेती की जाकर रुई के सूत के कपड़े बनने लगे और कपड़े की बहुतायत हो गई। इससे वैज्ञानिक उन्नति होने पर अन्य पदार्थों के भी कपड़े बनने लगे। तब मनुष्य का वस्त्र संकट उस समय की दृष्टि से कम हो गया। इससे पशुवध के लिए मजबूरी न रही। परंतु इस बीच एक नई बात आ गई। अनेक आदमी सूती या ऊनी आदि कपड़ों से संतोष न कर रेशम आदि के कपड़े पहनने लगे, जिनके लिए असंख्य प्राणी मारे जाते। रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, जिनके पत्ते खाकर वे जीवित रहते हैं। इन कीड़ों के बच्चों की रक्षा के लिए इनके चारों ओर एक कोमल पदार्थ का खोल रहता है। बच्चे बड़े होने पर अपने खोल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इन टूटे हुए खोलों से भी रेशम तैयार होती है, पर वह इतना अच्छा बढ़िया नहीं होता। बढ़िया रेशम के लिए कीड़ों के बड़े होने से पहले ही उनके खोलों को उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है। इस प्रकार लाखों कीड़ों को मारकर थोड़ा सा बढ़िया सा रेशम तैयार होता है। स्पष्ट है कि रेशमी कपड़े पहनने वाले आदमी कितनी अनावश्यक हिंसा के उत्तरदायी है। खासकर यूरोप अमेरिका के शौकीन स्त्रियां अपने पोशाक में ऐसे पक्षियों को पर लगवाती हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं। उनके इस फैशन के वास्ते दूर दूर तक तलाश करने पर मिलने वाले तरह तरह के हजारों मुक्त प्राणियों को अपनी जान खोनी पड़ती है। ये हो गई वस्त्रों की बात। अब हम देखते हैं चमड़े के उपयोग और हिंसा किस ढंग से होती है। पहले आदमी अपने जूतों आदि के लिए चमड़े का उपयोग करते थे, जो स्वयं कुदरती तौर पर मरने वाले पशुओं से मिल जाता था। सभ्य आदमी तो बढ़िया मुलायम चमड़ा पहनना चाहता है। सभ्य आदमी बढ़िया मुलायम चमड़ा चाहता है और यह पशुओं को मारने से ही मिलता है। अब चमड़े का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। आजकल सभ्यता की लहरों से आदमी अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हैं और व्यापारी वर्ग इसमें उनका सहायक हो रहा है। वस्त्रों के साथ अब चमड़े की बहुत सी चीजें बनने लगी हैं। हैंडबैग, मनी बैग, दस्ताने, बिस्तर बंद, जूते के फीते, घड़ी के फीते, चश्मों के केस, कॉपी या किताब के कवर, हंटर, टोपी की पट्टी आदि आदि। इन चीजों को बनाने के लिए चमड़ा तैयार करने में प्रत्येक देश में कितने पशुओं की हत्या कर रोज की जाती है। ये सभी हत्याएं अनावश्यक हैं, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का काम चल सकता है। जो भी चीजें इस चमड़े से बनाई जाती हैं वह अन्य पदार्थों से भी बनाई जा सकती है। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग बढ़ने से पशु हत्या बहुत बढ़ गई। चमड़े का उपयोग बढ़ने से पशु हत्या बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा विचारणीय बात यह भी है कि हत्या का ढंग भी बहुत रोमांचकारी हो गया है। पशुओं को बहुत क्रूरता पूर्वक मारा जाता है। कारण यह है कि साधारण तौर से पशु को एकदम मार देने से उसमें चमड़ा इतना मुलायम और बढ़िया नहीं मिलता जितना आज का सभ्य और शौकीन आदमी चाहता है। जिस चमड़े से बूट, चप्पल, बक्स और हंटर बनाए जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए बूढ़े बैलों, गाय, भैंस आदि पशुओं को पानी के नल के नीचे खड़ा करके उसके मुंह, पांव और सिर को मजबूती से बांध दिया जाता है, जिससे पशु बिल्कुल हिल-डुल ना सके और दर्द से कराह भी ना सके। पश्चात पशु पर नल द्वारा पानी छिड़का जाता है और इसे खूब लचकदार बेस से
पीटा जाता है। इससे उसका शरीर इससे उसका शरीर सूजकर फूल जाता है, चमड़ा नर्म और मोटा हो जाता है। फिर पैनी कटार लेकर पशु के माथे से चुभोकर उसके शरीर के ठीक बीचों बीच चीरता हुआ पूंछ तक चीरा जाता है और इस प्रकार उसकी खाल उतारी जाती है। कुछ अच्छे चमड़ों के लिए निर्दयता की अधिक की जाती है, बहुत अधिक निर्दयता की जाती है। जितना बढ़िया मुलायम चमड़ा तैयार करना हो, उतने ही उसके लिए अधिक नृशंसता और अमानुषिकता बरती जाती है। जिस काफ लेदर हम कहते हैं, बछड़े का जो चमड़ा होता है उससे ये क्राफ्ट लेदर बनता है। जिस क्राफ्ट लेदर या क्रोम लेदर कहा जाता है, उसके लिए तो जवान हष्ट-पुष्ट बछड़ों को मारा जाता है। पहले उन्हें धीरे धीरे बहुत देर तक पीटा जाता है, जिससे रक्त का संचार खूब तेजी से होने लगे। फिर उन्हें चारों तरफ कटघरे में बंद करके उससे कांटेदार मशीनों के ठीक नीचे खड़ा कर दिया जाता है। मशीन का पहिया घूमता है और जीवित बछड़े की खाल उधेड़ ली जाती है। इस निर्दयता से तैयार होने वाले चमड़े की चीजें दूसरे लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं। आप आप अपने आप अपने को अहिंसक समझने वाले अनेक सभ्य और शौकीन लोग भी करते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत चमड़े का सर्वाधिक उत्पाद और निर्यात करने वाला देश था। चमड़ा रंगने के लिए पशुओं के खून का उपयोग। पहले जब स्वाभाविक मौत से मरे पशुओं का चमड़ा काम में लाया जाता था, तो वह वृक्ष की छाल से ही रंग लिया जाता था। परंतु जब चमड़े से पशुओं को मारकर तैयार किया जाने लगा, तब से उसकी बढ़िया चीजों को खून से रंगना आरंभ हो गया। यह रंग पक्का होता है। खून निकालने के लिए मशीनें होती है। स्वस्थ गाय या जवान बछड़े को मशीन के पास खड़ा कर दिया जाता है और औजार से उसकी नस काट कर मशीन की नली में लगा दी जाती है। धीरे धीरे मशीन शरीर का सारा खून खींच लेती है और 2-3 घंटे बाद वो पशु चल बसता है। इस प्रकार बढ़िया चमड़े ने पशु हत्या बढ़ाई ही, उसके रंगे जाने के लिए भी हिंसा बढ़ी। आदमी अपने फैशन और शौक को कम करे और आधुनिक समाज में सभ्य वर्ग में न गिने जाने का तैयार हो जाए, तो वह हिंसा सहज ही बंद हो सकती है। अहिंसा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं, पिछले पृष्ठों में से पिछले जो हमने डिस्कस किया, उससे इस बात का विचार किया गया है कि भोजन के संबंध में मनुष्य कहाँ तक अहिंसक है तथा होना चाहिए। आधुनिक काल में मनुष्य औषधियों का भी बहुत सेवन करता है। कितने ही व्यक्ति तो कभी कभी इसका सेवन भोजन की ही तरह कुछ दशाओं में भोजन से अधिक आवश्यक समझते हैं। इस अध्याय में हम यह भी विचार करना है कि औषधि के लिए कितनी हिंसा होती है, यह किस प्रकार कम हो सकती है। अधिकांश औषधियां भी तो ऐसी होती हैं जिससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता, उल्टा उनसे स्वास्थ्य हानि ही होती है। इस प्रकार औषधियों में जो हिंसा होती है, वो मनुष्य के स्वार्थ की दृष्टि से भी हानिकारक है। प्रारंभ में आदमी प्रकृति के निकट रहता और सदा प्राकृतिक जीवन बिताता था, इसलिए स्वस्थ रहता था। बीमार पड़ने का अवसर बहुत कम आता था और आकस्मिक दुर्घटनाओं की बात छोड़कर वह अपनी पूरी आयु तक जीता था, जो साधारणतया 100 वर्ष मानी गई है। क्रमशः मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता गया। उसके खान पान, रहन सहन आदि में कृत्रिमता आती गई। वह प्रकृति से दूर होता गया और फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मनुष्य भूल जाता है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में ही रोग निवारण की व्यवस्था भी कर दी है। यदि हम कभी बीमार पड़े तो प्रकृति से दिए हुए पदार्थों, जल, वायु, तेज धूप और मिट्टी के उपचार से निरोगी हो सकते हैं। औषधियों के निर्माण में किस तरह पशुवध होता है। पहले आदमी कुछ जड़ी बूटी
या वनस्पति के रूप में मिलने वाली औषधियों से ही संतोष करता था। कालांतर में दवाइयां में काम आने वाले पदार्थों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अब अनेक प्रकार के खनिज या सामुद्रिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, हीरा, पारा, गंधक, अभ्रक, मूंगा, मोती, शंख आदि आदि। अफीम, शराब, संखिया भी खूब काम में आता है। दवाइयों के लिए अनेक पशुओं की चर्बी, रक्त और मांस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन बेचारों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने इलाज के लिए डॉक्टर्स से परामर्श से दवाइयां या पौष्टिक पदार्थ लेते हैं। बहुधा हम यह जानते हैं कि उन पदार्थों वाली शीशियों या डिब्बों में किसी प्रकार के प्राणी के रक्त आदि का मिश्रण है, और हम कितने पशुओं की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। औषधियों के आविष्कार में कितनी हिंसा होती है। यदि हम इस पर विचार करें तो चिकित्सा का विभत्स रूप हमारे सामने आएगा। स्वस्थ पशुओं पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में रखकर देखा जाता है कि किस दिशा में उनका स्वास्थ्य कितना बिगड़ता है, किस हद पर जाकर उनकी मृत्यु होती है। पशुओं को दवाइयों से रोगी बनाकर उन्हें एक एक दवाई देकर महसूस किया जाता है, मालूम किया जाता है कि अमुक औषधि पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने समय में उनका रोग हो जाता है, या रोग न जाकर उनके प्राण ही चले जाते हैं। ऐसे प्रयोगों के आधार पर हमारे शरीर विज्ञान वेत्ता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक औषधि अमुक रोग वाले आदमी के लिए हितकर होने की संभावना है। इस प्रकार हमारे औषधि विज्ञान में प्रयोगशालाएं नित्य लाखों प्राणियों की जान ले लेती है, अथवा उससे भी अधिक चिंतनीय है, उन्हें जानबूझकर तरह तरह के कष्ट देकर सताया जाता है तथा उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बंदरों का क्रूर व्यापार। अब पशु हिंसा में बंदरों का किस ढंग से उपयोग किया जाता है। आधुनिक औषधि शास्त्र में पशुओं का हिंसक व्यापार खूब बढ़ गया है। उदाहरण के लिए भारत से अमेरिका को बंदरों का बहुत निर्यात हो रहा है। वे वहां चीर फाड़ के लिए भेजे जाते हैं। इन पर क्रूरता या निर्दयता पूर्वक तरह तरह के प्रयोग होते हैं और ये घोर कष्ट सहकर बुरी तरह मरते हैं। अनुमान है कि बंदरों के निर्यात का व्यवसाय पर्याप्त लाभप्रद है और इससे व्यापारियों अथवा सरकार को करोड़ों रुपए की वार्षिक आय होती है। फिर भी क्या सर्वभूत हितेरता के अनुयायी आध्यात्मिक संस्कृति के इस पावन देश में पैसा ही हमारे व्यापार का आधार रहना चाहिए? ऐसा व्यापार अहिंसात्मक भावना रखने वाले भारत के लिए कलंक है। ऐसा व्यापार अहिंसात्मक भावना रखने वाले भारत के लिए कलंक है। अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि इस तरह के चीर फाड़ से हम मनुष्य जाति की पीड़ा को कम कर सकते हैं, तो भी निम्न श्रेणियों के प्राणियों पर ऐसा अत्याचार करना सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। और चीर फाड़ के जिस अमानुषिकता से काम लेना पड़ता है उसे कोई महान उद्देश्य तो नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जाति का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि वह दया धर्म को कभी भी ना छोड़े, फिर भले ही इसके कारण उसे कितना ही दुख सहना पड़े या वह दुख बढ़ भी जाए। तो पशुओं पर क्रूरता से अधिक आय में इस विषय पर चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं अहिंसा के लिए प्राकृतिक जीवन किस तरह होना चाहिए। यदि हम औषधियों के संबंध में होने वाली विकराल हिंसा से बचना चाहते हैं तो ऐसे जीवन की अपेक्षा है जिसमें औषधियों की आवश्यकता ही ना रहे। यह कहा जा सकता है कि आवश्यक औषधियों पर ऐसी औषधियां ना लें जिसमें पशुओं का रक्त, मांस या चर्बी आदि हो।
यह बहुत व्यवहारिक नहीं है। प्रथम तो जो आदमी औषधि लेता है उसे अवश्य ही लोगों से सुनकर या विज्ञापनों से प्रभावित होकर यह विश्वास होगा कि अमुष्ट औषधि से मुझे लाभ होगा, तो वह उसकी जांच करने तो नहीं बैठेगा और वो पूरी तरह जांच कर भी नहीं सकता कि उस औषधि में जीव रक्त आदि है या नहीं। फिर जिस औषधियों में रक्त आदि है उसके आविष्कार में अनेक हिंसक प्रयोग भी नहीं किए गए हैं, इसका निश्चय कैसे होगा? अस्तु औषधियों के लिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से होने वाली हिंसा से बचने का यथेष्ट उपाय यही है कि जड़ी बूटियों को छोड़कर औषधि मात्र से बचा जाए। औषधियों से बचने की बात का अर्थ यह नहीं कि आदमी बीमार पड़ा रहे और इसका इलाज ना हो। हमारा तो कहना यह है कि यदि संभव हो तो अहिंसक जीवन शैली के द्वारा तथा यथासंभव योग, ध्यान, जड़ी बूटियां और प्राकृतिक साधनों, जल, वायु, मिट्टी, धूप का ही आश्रय लें, अर्थात चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, नेचुरोपैथी को। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ प्राकृतिक जीवन का समावेश हो जाता है। अहिंसा और उद्योग धंधे, व्यापार और विज्ञान, इनका क्या सामंजस्य है? अहिंसा, उद्योग धंधे, व्यापार और विज्ञान। उद्योग धंधे, प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी। आदमी प्रकृति प्रदत्त पदार्थों से उन पर विशेष क्रिया किए बिना ही अपना काम धंधा चला लेता। क्रमशः मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ी और उसे प्रकृति से मिले पदार्थों से नई नई वस्तुएं तैयार करने की बात सूझी। सीधे सादे औजार बने, उन्हें आदमी अपने हाथ से ही चला लेता। जब आदमी पशुओं को पालने लगा तो औद्योगिक क्रियाओं में से कुछ पशुओं की शक्ति का उपयोग करने लगा। आदमी उद्योग धंधों का काम अपने अपने घर में कर लेता था या उसके पास पड़ोस के आदमियों की सहायता ले लेता था। इन उद्योग धंधों का काम छोटे पैमाने पर होता था। इसका स्वरूप गृहोद्योग या ग्रामोद्योग था। इसमें हिंसा बहुत कम होती थी। पिछले 200 साल से भाप, गैस, बिजली आदि की शक्ति से चलने वाले कल कारखानों की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इनमें एक एक जगह हजारों और एक एक देश में करोड़ों मजदूर काम करते हैं। इससे मालिक और मजदूरों का संबंध बहुत विचारणीय हो गया है। अनेक स्थानों में मजदूरों की दशा प्राचीन कालों के दासों से भी अधिक शोचनीय और दयनीय है। दास तो मालिक के कुटुंब के साथ रहता था और मालिक की प्रकृति या स्वभाव अच्छा होने की दशा में उसका स्नेह प्राप्त करता था। पर अब तो मालिक या पूंजीपति मजदूरों से कड़ा काम करने पर भी जब उसे मजबूरी के बंधे हुए पैसे दे देता है तो वह समझता है कि मेरा कानूनी कर्तव्य पूरा हो गया। शोषण और हिंसा। कल कारखानों की केंद्रित उत्पादन पद्धति में मालिक अधिकाधिक धनवान होते गए और होते जाते। कारखाने के मुनाफे पर उनका अधिकार होता है। अगर वे इन मुनाफे का कुछ हिस्सा मजदूरों को दे देते हैं तो भी अधिकांश भाग तो वे स्वयं ही अपने पास रखते हैं। पर इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि बड़े बड़े विशाल भवनों में रहते हैं और उनकी विलासता, शौक और मनोरंजन के साधन उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, जबकि मजदूर जन्म भर जैसे तैसे रहते हैं और अपने लिए अच्छा मकान भी नहीं बना पाते। इस प्रकार मालिकों और मजदूरों के रहन सहन आदि में कितनी विषमता है और मालिकों का बेहद मुनाफा कहाँ से आता है। मजदूरों को यथासंभव कम मजदूरी देने, उनका भरसक शोषण करने, उनकी शक्ति और सामर्थ्य का और उनकी गरीबी का अनुचित लाभ उठाने से चाहे वो कानून सम्मत ही न हो। साम्राज्यवाद और बेकारी से होने वाली हिंसा। यदि कल कारखानों के सब मजदूरों को हित की उचित व्यवस्था कर दी जाए तो इस प्रकार के उत्पादन से एक अन्य हिंसा
और बहुत बड़ी हिंसा तो होती ही रहेगी। इन कल कारखानों में जितनी वृद्धि और विकास होता है, उतनी ही बेकारी बढ़ती है। कहा जा सकता है कि बेकारों को दूसरा काम दे दिया जाए, पर अनुभव बतलाता है कि यह बात विशेष व्यवहारिक नहीं है। यदि एक देश सब आदमियों को यंत्र उद्योग में लगा दे, तो शीघ्र ही ऐसी अवस्था आ जाती है जब उनसे तैयार होने वाले माल के लिए बाजार ढूंढने और इन स्थायी रूप से अपने लिए सुरक्षित करने के वास्ते साम्राज्यवादी होना पड़ता है। यह स्वयं में एक संगठित हिंसा है, क्योंकि इसके कारण दूसरे देशों में द्वेष उत्पन्न होता है। यदि हम विनाशकारी साम्राज्यवादी नीति को नहीं अपनाते, तो यंत्र उद्योग से बेकारी का अधिकाधिक बढ़ना अनिवार्य है, अवश्य भावी है। और जो लोग बेकार रहते हैं, वे भूखों मरते क्या न करेंगे। चोरी, छल कपट, धोखेबाजी, भिक्षा, हत्या आदि। बेकार आदमी क्या करेगा? इन्हीं इन्हीं कार्यों में वो लिप्त हो जाता है। जो लोग इन दूषित उपायों को काम में नहीं लाते या नहीं ला सकते, उन्हें आत्महत्या का मार्ग अपनाना होगा, अथवा क्षुधा पीड़ित अवस्था में तिल तिल कर मरने की तैयारी करनी होगी। इससे स्पष्ट है कि बड़े उद्योग धंधों में कितनी हिंसा होती है। स्वतंत्रता का हास। कारखानों में एक भयंकर बुराई और भी है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन भले ही अधिक हो, मनुष्यों का और मानवता का हास हो जाता है। आदमी यंत्र में काम करते करते चेतन प्राणी न रहकर यंत्र के एक पुर्जे की समान जड़ हो जाता है। उसे सृजन या रचना का गौरव और आनंद नहीं रहता। उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसे यंत्र के साथ साथ चलना पड़ता है, और यंत्र जब जैसी हरकत करने की मांग करता है, आदमी को उसी समय वैसी हरकत करनी पड़ती है। जब तक यंत्र काम करे, आदमी को भी काम करना होगा। उसे अवकाश नहीं मिल सकता, चाहे उसे इसकी कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। यंत्र के बंद होने पर ही आदमी को छुट्टी मिल सकती है। इस प्रकार आदमी की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों की आवश्यकता। इन सब दोषों से बचने के लिए जरूरी है कि यंत्र उद्योग का उपयोग कम से कम हो। वे उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रहें जो लघु उद्योगों से पूरी नहीं हो सकती, और साथ ही साथ सर्वसाधारण के दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य हो। रोजमर्रा की समस्त साधारण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामोद्योग ही करे, जिनमें बेकारी तथा उसके कारण होने वाली विविध हिंसा का खतरा ना हो, और सभी लोगों को आजीविका मिले। ग्रामोद्योग में एक बात और भी है, उनमें जीव हिंसा बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर आटा पीसने की बात लें। यदि यह काम हाथ चक्की से किया जाए तो हिंसा बहुत कम होने की संभावना है। पीसने वाला एक एक मुट्ठी अनाज चक्की में डालता है। अगर उस अनाज में जीव जंतु होंगे तो सहज ही मालूम हो जाएंगे। इसके विपरीत आटा पीसने की ऐसी चक्की जो बिजली या तेल आदि से चलती है, इसमें अनाज की एक बोरी एक साथ खाली कर दी जाती है और एक के बाद एक दूसरी बोरी का अनाज डालते रहते हैं। वर्तमान अवस्था में लोगों ने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा रखी है। वे अपने फैशन, मौज, शौक आदि के लिए कल कारखानों में बनी कितनी ही ऐसी चीजें काम में लाते हैं जिनके बिना साधारणतः दैनिक जीवन में कोई बाधा नहीं होती। स्पष्ट है कि ऐसी वस्तुओं को काम में लाना हिंसक धंधों को प्रोत्साहन देना है, और हिंसक धंधों को प्रोत्साहन देना यह अमानवीय है। अहिंसा प्रेमियों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मौज शौक को कम करें, संयमी और सादगी जीवन व्यतीत करें। मानवता के विकास के लिए यह करना अत्यंत आवश्यक है। व्यापार।
आजकल व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है तथा मानव जीवन में उसका विशेष स्थान है। हमें यह विचार करना है कि व्यापार में अहिंसा का ध्यान कहाँ तक रखा जा सकता है। मनुष्य ने इससे पहले की अपेक्षा कितनी प्रगति की है, इसमें क्या कमी है और उसमें किस प्रकार की क्या सुधार होना चाहिए। व्यापार में हिंसा और अहिंसा। सामाजिक जीवन अहिंसा में होने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि व्यापार अहिंसक हो। व्यापार जितना अधिक अहिंसक तरीके से होगा उतना ही समाज को अहिंसक बनाने में सहायक होगा। यदि व्यापारी अपनी वस्तुएं दूसरों को बेचने में अपने मुनाफे का लक्ष्य नहीं रखते, वरन यह विचार करते हैं कि दूसरों को उन वस्तुओं के अभाव से कष्ट है और उस कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है, चाहे ऐसा करने में हमें एक सीमा तक हानि और असुविधा ही क्यों ना हो। अर्थात यदि व्यापार प्रेम भाव से, सेवा की दृष्टि से त्याग पूर्वक करते हैं तो यह व्यापार अहिंसक है और समाज में अहिंसा बढ़ाने वाला है। इसके विपरीत यदि व्यापार के मुख्य लक्ष्य स्वार्थ सिद्धि या मुनाफाखोरी है तो यह दूसरे के अभावों और कष्टों से अनुचित लाभ उठाता है। अकाल या दुर्भिक्ष और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की भूखी जनता में अपना अनाज महंगा बेचना अथवा लोगों में युद्ध, विलासिता, शौकीनी या नशे के पदार्थ बेचना और उनका प्रचार करना, जबकि यह मालूम है कि इन पदार्थों के उपयोग से उसे उनका कोई हित न होकर हानि ही होगी। अतः अपनी चीजें सस्ते भाव में बेचकर दूसरों के उद्योग धंधे चौपट करना, जिससे वे हमारे आश्रित हो जाएं और बाद में महंगे भाव से हमारी चीजें खरीदने के लिए बाध्य हो। इस प्रकार का हमारा व्यापार अनैतिक और हिंसक है। पशुओं की का क्रूर व्यापार। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वे अपने आप को अहिंसा प्रेमी मानते हैं। समाज में भी वे अहिंसा प्रेमी समझे जाते हैं, किंतु ये लोग अपने रोजमर्रा के विविध कार्यों में अहिंसा व्रत का ध्यान नहीं रखते। खासकर व्यापार में तो अहिंसा नीति रखने में ये अपनी असमर्थता स्पष्ट स्वीकार कर लेते हैं। प्राय कहा जाता है कि व्यापार तो व्यापार है, उसमें धर्म के सिद्धांत का पालन नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक जो अहिंसा परमो धर्म की रट लगाया करते हैं, उन पशुओं के बेचने में उन्हें पशुओं को बेचने में कुछ भी संकोच नहीं करते, जिनका मारा जाना निश्चित और स्पष्ट है। गाय, बैल, बकरी आदि को कसाईयों के हाथ में बेचने में अनेक आदमियों को कोई परहेज नहीं होता। अंडा, मछलियों तथा विविध पक्षियों और बंदरों का व्यापार काफी बड़े पैमाने में होता है और यह सब केवल मुनाफे के लिए, क्योंकि इस व्यापार से सरकार को भी आमदनी होती है, इसलिए वह भी इसमें बाधक नहीं होती, वरन अनेक दशाओं में इसमें वह प्रोत्साहन भी देती है। यदि इस दृष्टि से विचार करें तो साधारणतया यही कहा जाएगा कि व्यापार में बहुत गलत व्यवहार समाविष्ट है, इसमें हिंसा भी भरमार है। अहिंसक व्यापार में आदमी बराबर सतर्क रहेगा कि जिस वस्तु का मैं व्यापार करता हूं उसकी समाज को आवश्यकता है, वह समाज की मांग होने से ही किसी वस्तु के व्यापार को नहीं करने लगेगा। वह सोचेगा कि यह वस्तु वास्तव में समाज के लिए हितकारी है। इस प्रकार युद्ध सामग्री, मादक पदार्थों, विलासिता या शौकीन की वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध होना स्पष्ट है। जन दर्शन में ऐसे व्यवसायियों की सूची दी गई है जिनमें हिंसा के आधिक्य के कारण उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। विज्ञान का क्षेत्र अनंत है। इसके मुख्य 3 भेद किए जा सकते हैं: भौतिक, मानसिक और अध्यात्म।
साधारण तौर से विज्ञान में भौतिक विज्ञान का ही आशय लिया जाता है तथा इसे महत्व दिया जाता है। विज्ञान की दीर्घकालीन परंपरा। भाप आदि शक्तियों का विशेष उपयोग तो 17वीं-18वीं शताब्दी से ही होने लगा है। उससे पहले मनुष्य जो भी काम करता था, जैसे कि जमीन जोतना, पानी निकालना, खेती बाड़ी, पशुपालन, बुनाई, तेल निकालना, गुड़ बनाना, माल ढोना, यात्रा आदि आदि, वे सब मनुष्य या पशु की शारीरिक शक्ति के द्वारा ही किए जाते थे। प्राकृतिक शक्ति जैसे लकड़ी जलाकर प्राप्त की गई शक्ति खाना बनाने, गर्म करने या धातुओं के औजार या बर्तन आदि बनाने में ही काम में लाई जाती थी। पर उस दशा में भी आदमी अपनी बुद्धि का उपयोग करता था। 200-250 साल से मनुष्य या पशु की शक्ति का उपयोग कम होकर भाप, बिजली आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग अधिकाधिक हो रहा है और अब हमारी पीढ़ी में तो अणुशक्ति का प्रयोग होने लगा है। यह शक्ति इतनी प्रचंड है कि इस युग को अणु युग का नाम दे दिया गया है। विज्ञान और सदुपयोग और उसका दुरुपयोग। हम किस तरीके से विज्ञान का सदुपयोग और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग करने वाले के हाथों में गुण होते हैं, जबकि एक गुणहीनों अर्थात दुरुपयोग करने वाले वे दोष बन जाते हैं। विज्ञान एक साधन है, इसकी शक्ति से कैसा कार्य होता है, अच्छा या बुरा, हिंसक या अहिंसक, यह इसके उपयोग पर निर्भर है। आदमी इसका उपयोग अच्छे कार्यों में भी कर सकता है और बुरे कार्यों में भी। इसलिए यह कहने की अपेक्षा कि विज्ञान ने यह कार्य किया, यह कहना ज्यादा ठीक है कि विज्ञान द्वारा मनुष्य ने यह कार्य किया, पर व्यवहार में इतना सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता। वैज्ञानिक आविष्कार हिंसा को भी बढ़ाने वाले हो सकते हैं और अहिंसा को बढ़ाने वाले आविष्कारों का एक उदाहरण कृषि है। ज्यों ज्यों खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ाने वाले अनुसंधान होते जाएंगे अथवा नए पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग किए जाने के प्रयोगों में सफलता मिलेगी, मनुष्य का मांसाहार उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। इससे स्पष्ट है कि विज्ञान व मनुष्य को अहिंसक बनने की दिशा में कितनी सहायता दी गई और दे सकता है। प्राचीन काल में आदमी सर्वोदय की बात कहता था तो वह अपने पास के, अपने गांव खेड़े के थोड़े से आदमियों को ही अपनी दुनिया समझता था। दूर दूर के आदमियों से वह इच्छा रखते हुए भी संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। उस समय दुनिया अनेक भागों में विभक्त थी, बटी हुई थी और एक भाग के निवासियों को दूसरे भाग के निवासियों के सुख दुख का कुछ पता ही नहीं होता था। अब विज्ञान की सहायता से हम हजारों मील दूर रहने वालों का हाल सहज ही जान सकते हैं और अनावृष्टि, बाढ़, अग्निकांड, भूकंप आदि के अवसर पर शीघ्र ही यथेष्ट सहायता पहुंचा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि विज्ञान सर्वोदय की भावना का प्रचार करने में तथा इस कार्य रूप में परिणित करने में कितना सहायक हुआ है। आरंभ में जब सर्व सुखीना भवन्तु या सर्वभूत हितेरता या वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई थी, मनुष्य यह भी नहीं जानता था कि पृथ्वी वास्तव में कितनी बड़ी है, आदमी तथा अन्य प्राणी कहाँ कहाँ रहते हैं। अब विज्ञान की उन्नति से, यातायात आदि के साधनों की वृद्धि से यह पहले की अपेक्षा अधिक संभव हो सका है और आगे अधिकाधिक हो सकेगा। विज्ञान एक एक साधन है, इसके सदुपयोग होने पर अहिंसक कार्यों में सहायता मिलती है, तो इसके दुरुपयोग होने की दशा में यह बहुत अनिष्टकारी या हिंसक भी हो सकता है। पिछले समय में विज्ञान से अनेक ऐसे यंत्रों का आविष्कार हुआ जिनके उत्पादन कार्यों में मनुष्य को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ये यंत्र कुछ थोड़े से व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं।
वे लोग इसका उपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि तथा दूसरों के शोषण के काम में करते हैं। इस प्रकार से एक बड़ी पूंजी द्वारा थोड़े से आदमियों के सहयोग से कल कारखाने चलाकर हजारों आदमियों को बेकार कर देता है। ये बेकार लोग चोरी करने, भीख मांगने, छल पर करने आदि के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार विज्ञान बहुत बड़ी हिंसा का साधन होता है। जो जो विज्ञान की उन्नति हुई, युद्ध पहले से अधिक विकराल और व्यापक होने लगे। पहले प्रत्येक युद्ध की जगह निर्धारित होती थी, जिसे युद्ध भूमि या रण क्षेत्र कहा जाता है। उससे दूर के लोगों को युद्ध में होने वाली हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता था। अब तो लड़ने वाले दोनों पक्षों की एक दूसरे के पूरे क्षेत्र पर नजर रहती है। बालक, स्त्री, रोगी या बूढ़ा कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। बहुधा प्रत्येक पक्ष में कई कई देश होते हैं। ऐसी दशा में रण क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो जाता है। नए नए शस्त्रास्त्रों ने युद्ध की भीषणता को बेहद बढ़ा दिया है। अणुबम और उज्जन बम होने से होने वाली संहार लीला से तो ऐसा मालूम होता है कि मानो विज्ञान मनुष्य का अंत करने, सृष्टि का विनाश करने पर ही उतारू। आदमी विज्ञान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण शक्तियों से अपना कैसे अहित कर रहा है, इसमें कौन सहृदय दुखी ना होगा। अनेक वैज्ञानिक भी इस पर गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं। श्री सीवी रमन ने कहा है कि यदि विज्ञान के प्रचार और उसके आविष्कारों से मनुष्य के हृदय की विशालता, उच्चता और नैतिकता नहीं बढ़ती तो फिर उसका क्या मूल्य है। यदि विज्ञान यह न कर सके तो बेहतर होगा सारी प्रयोगशालाओं को बंद कर दिया जाए। अहिंसा की विशेष आवश्यकता। अहिंसा की आवश्यकता तो मनुष्य को हमेशा से रही है, पर विज्ञान ने इस घातक रूप में प्रकट होने पर अब वह आवश्यकता और भी अधिक अनुभव की जा रही है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि आज छोटे बड़े अनेक वैज्ञानिकों सत्यों के आविष्कार से मानव जीवन को सुख और स्वास्थ्य की अनेक सुविधाएं मिलती हैं, किंतु अहिंसा के एक नियम की स्वीकृति के बिना हम सब कहाँ हैं, मानव जाति का सुख कहाँ है, मनुष्य के मन की शांति कहाँ है, और कहाँ है राष्ट्र प्रेम और मातृ प्रेम, जिसके अभाव से हर एक जीवन नीरस बना हुआ है। विज्ञान के स्वचालित यंत्र जिसके वेग से संहार की वृष्टि कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली अहिंसा के स्वर हैं। वे जिस क्षण महान राष्ट्रों के इस कंठ से निकलेंगे, संसार भर के मानव मन आश्वस्त हो जाएगा। भौतिक परमाणु बनाम चैतन्य परमाणु। अणुबम का आजकल लोगों के मन पर बहुत आतंक है, तथापि यह विचार करना चाहिए कि वह आखिर तो एक जड़ पदार्थ है, चैतन्य शक्ति के सामने कब तक डटेगा। अणुबम का बनाने वाला तो मनुष्य ही है, क्या मनुष्य उसका नियंत्रण नहीं कर सके। विनोबा भावे के शब्दों में, एटम ने यह सिद्ध कर दिया है कि अणु में ऐसी शक्ति है कि वह संहार कर सकती है। तो फिर हमें यह समझना है कि एक साधारण भौतिक परमाणु में इतनी शक्ति है, तो चैतन्य परमाणु में, ज्ञान परमाणु में कितनी शक्ति। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। पहले कहा गया है कि विज्ञान के मुख्य 3 भेद हैं। इस समय भौतिक विज्ञान पर बहुत जोर दिया जाता है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान की ओर अपेक्षाकृत बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार विज्ञान की जो उन्नति हुई है वह एकांगी है। शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु मनुष्य केवल शरीर या मन ही नहीं है, उसका एक अंग आत्मा भी है। वह इतना महत्वपूर्ण है
कि उसकी तुलना में शरीर और मन का स्थान ऐसा ही है जैसा शरीर की तुलना में कपड़ों का। कपड़ों को हम आवश्यक नहीं कहते, पर वह शरीर के लिए है। इसी प्रकार शरीर और मन में दोनों के लिए आत्मा है। आत्मा को आध्यात्मिक विज्ञान की जरूरत है, जिससे मनुष्य में आत्मीयता की भावना बढ़े। आध्यात्मिक जीवन मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना, दूसरों की सेवा सहायता करना, उनके लिए अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना सिखाता है। इसमें आदमी मिलजुल कर प्रेम से, शांति और सहयोग से रह सकता है। अस्तु भौतिक विज्ञान त्याज्य नहीं है, पर उसके साथ आध्यात्मिक विज्ञान आत्मज्ञान का मेल होगा। तभी मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का नियंत्रण होकर अहिंसा की दिशा में यथेष्ट प्रगति होगी। आचार्य महाप्रज्ञ श्री विनोबा भावे जी ने सहमति से प्रकट करते हुए आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण की वकालत करते हैं। अब हम देखेंगे अहिंसा और शिक्षा। अहिंसा के शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? अभी तक अहिंसा के संबंध में शोधन, शिक्षण और प्रयोग बहुत ही कम हुए हैं। हिंसा के संबंध में मनुष्य ने जितना परिश्रम किया है और कष्ट उठाया है, उसकी तुलना में अहिंसा की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फिर भी यह बहुत यशस्वी हुई। स्पष्ट है कि अहिंसा का शोधन, शिक्षण, संगठन आदि बढ़ने पर इसकी कल्याणकारी शक्ति और भी अधिक चमत्कारी दिखेगी। इस विषय में गांधी जी का मत है कि अहिंसा में तीव्र कार्य साधक शक्ति भरी हुई है। इसमें जो अमोघ शक्ति है, उसकी अभी पूरी खोज नहीं हुई है। अहिंसा के समीप सारे बैर द्वेष शांत हो जाते हैं। यह सूत्र शास्त्रों का प्रलाप नहीं है, बल्कि ऋषियों का अनुभव वाक्य है। जाने अनजाने प्रकृति की प्रेरणा से सब प्राणियों ने एक दूसरे के लिए कष्ट उठाने का अर्थ पहचाना है और उसके आचरण द्वारा संसार को निभाया है। तथापि इस शक्ति का संपूर्ण विकास अब सब कार्यों और प्रसंगों में इसके प्रयोग का मार्ग का अभिज्ञान पूर्वक शोधन संगठन नहीं हुआ है। हिंसा के मार्गों के शोधन और संगठन करने का मनुष्य ने जितना दीर्घ उद्योग किया है और उसके फलस्वरूप शस्त्र बनाने में जो सफलता पाई है, उतना यदि वह अहिंसा की शक्ति के शोधन और संगठन के लिए करे, तो मनुष्य जाति के दुखों के निवारणार्थ वह एक अनमोल, अचूक और परिणाम में उभय पक्ष का कल्याण करने वाला साधन सिद्ध होगा। जिस श्रद्धा और उद्योग से वैज्ञानिक प्रकृति की शक्तियों का खोज करते हैं, उसके लिए नियमों को विविध प्रकार से काम में लाने का प्रयत्न करते हैं, वैसी ही श्रद्धा और उद्योग से अहिंसा की शक्ति की खोज करने की और उसके नियमों को काम में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अहिंसा की शिक्षा और हिंसा की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। गांधी जी ने कहा है, जैसे हिंसा की तालीम में मारना सीखना जरूरी है, उसी तरह अहिंसा की तालीम में मरना सीखना पड़ता है। हिंसा के भय से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु भय से बचने का इलाज ढूंढने का प्रयत्न रहता है। अहिंसा में भय का स्थान नहीं है। भय मुक्त होने के लिए अहिंसा के उपासकों को उच्च कोटि की त्याग वृत्ति विकसित करनी चाहिए, जिससे सब प्रकार के भय को नहीं जीता, वह पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसा का पुजारी सब भयों को जीत लेता है। अहिंसा का पुजारी सब भयों को जीत लेता है। अहिंसा के शिक्षण में शारीरिक कार्य अनिवार्य। सैनिक शिक्षा से आदमी दूसरों को मारने की कला सीखते हैं। सैनिक शिक्षा से आदमी दूसरों को मारने की कला सीखते हैं। यह शिक्षा एकदम बिना प्रयास के नहीं मिल जाती। इसके लिए महीनों और वर्षों का समय लगता है। हमें जानना चाहिए कि अहिंसा का भी शिक्षण कोई भाषणों, लेखों या वाद विवाद या जवानी जमा खर्च होने से नहीं हो सकता।
यद्यपि इस बात पर बहुत से लोगों को जल्दी विश्वास ना हो, तथापि विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सैनिक शिक्षण से मिलने वाले सब लाभ, आज्ञा पालन की आदत, आत्मसम्मान, आत्मत्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरों के प्रति एकता की भावना, कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति, व्यवस्था और सहयोग की भावना, साहस, दूसरों के साथ समरस होने की प्रवृत्ति आदि आदि रचनात्मक कार्यों से मिल सकते हैं। जब इन्हें सोच समझकर सहयोग पूर्वक स्वभावतः किया जाता है, इसलिए अहिंसा के शिक्षण में शारीरिक कार्य का महत्व निर्विवाद है। कार्य जितना अधिक किया जाएगा, सत्याग्रह की उतनी ही संभावना हो जाएगी। रचनात्मक कार्य देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भारत की वर्तमान अवस्था में यहाँ से निम्नलिखित कार्य माने गए। पहला, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, जाति भेद निराकरण, नशाबंदी, खादी और दूसरे ग्रामोद्योग, गांव सफाई, मूल्य परक शिक्षा, स्त्री के लिए पुरुषों की बराबरी के हक और समाज में स्त्री पुरुष की बराबरी की प्रतिष्ठा, आरोग्य और स्वच्छता, देश की भाषाओं का विकास, प्रांतीय संकीर्णता का निवारण, हिंदुस्तानी का राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रचार, आर्थिक समानता, खेती की तरक्की, मजदूर संगठन, आदिम जातियों की सेवा, विद्यार्थी संगठन, कुष्ठ रोगियों की सेवा, संकट निवारण और दुखियों की सेवा, गौ सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि आदि। अहिंसा की शिक्षा कौन देगा? अहिंसा की शिक्षा वह व्यक्ति दे सकेगा जो स्वयं अहिंसा प्रेमी हो, जिसके मन में अहिंसा प्रचार की धुन हो, जो इसके लिए बेचैन हो, जिसने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और जो अपना दैनिक व्यवहार और आचरण अधिक से अधिक अहिंसा में रखता हो। ऐसे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन व्यवहार में अहिंसा का आदर्श उपस्थित करके अपने पड़ोसी को प्रभावित करें। उपदेश से दृष्टांत कार्यकारी होता है। अहिंसा के श्रद्धालुओं में भी साधुओं और त्यागियों का उत्तरदायित्व और भी अधिक है। वे तो अपने को अहिंसा और शांति का सिपाही माने और जीवन के जिस क्षेत्र में उन्हें हिंसामयी विषमता दिखाई दे उसे मिटाने के लिए होम कर दे। अहिंसा और पर्यावरण। पृथ्वी एवं इसका पर्यावरण न केवल मनुष्य वरन प्राणी मात्र, वनस्पति जगत एवं अजीव जगत के साथ अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति के देश भारत में दिव्य दृष्टा महर्षियों ने पर्यावरण के महत्व को अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था एवं उनकी मनीषा ने स्वतः स्फूर्त, अग्नि सूक्त, मरुत युक्त सूक्त, वात सूक्त, पर्जन्य आदि सैकड़ों सूक्तों का सृजन किया। पर्यावरण एवं जीव जगत के संबंध में भारतीय दर्शनों एवं परंपराओं में महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धांत और चिंतन हमें प्राप्त है। इसके विस्मरण से कई समस्याएं उत्पन्न हुई तथा मानव समाज भटकाव की परिस्थिति में पहुंच गया है। महर्षि द्वय, चरक एवं सुश्रुत की आयुर्वेदिक संहिताओं तथा संपूर्ण परवर्ती साहित्य के में इस संदर्भ में परामर्श एवं अत्यंत उपयोगी निर्देशिका सामग्री है। मनुष्यता के बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विकास के इतिहास का सिंहावलोकन स्पष्ट दर्शाता है कि जिज्ञासा, आश्चर्य, प्रेक्षण, कल्पना, ज्ञान पिपासा, चिंतन, मनन, प्रयोग, रहस्यों तथा समस्याओं से जूझकर उसका हल खोजने की प्रवृत्ति, प्रकृति पर विजय पाने की अदम्य लालसा एवं प्रबल पुरुषार्थ शक्ति ने समस्त विश्व में विज्ञान की विविध शाखाओं का जन्म दिया। विशेषतः वर्तमान शताब्दी में तो मानव ज्ञान विज्ञान का विस्फोट ही हुआ है तथा इसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं भौतिक सुखों में अपूर्व वृद्धि हुई है। परंतु 20वीं शताब्दी में तो अपने आप में अनोखी कही जा सकती है, क्योंकि इसके तीव्र तो विकास हुआ ही है,
किंतु वहीं पर अधिकांश समस्याएं केवल एक देश या कुछ देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका स्वरूप बहुआयामी व विश्वव्यापी रहा। इन्हीं समस्याओं में से जलन समझता है पर्यावरण प्रदूषण। हम पर्यावरण प्रदूषण को हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में अधिक अधिक जानेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।